सबसे पहले हम जो बात करेंगे इसे फास्ट ट्रैक मैनर में रैपिड रिवीजन के नाम से ये है, और रैपिड रिवीजन करेंगे हम किसका? बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988। अगर हम बेनामी की बात करें तो सबसे पहले बेनामी का हमें पता होना चाहिए। बेनामी का मतलब है गुमनाम, कोई नाम नहीं है और ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ऐसे ट्रांजैक्शन पे सेक्शन नंबर 3 जो है इस एक्ट का वो बैन करता है। वो साफ साफ बोलता है कि बेनामी ट्रांजैक्शन होने ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो यही नहीं जानते कि बेनामी का मतलब क्या होता है। तो बेनामी का मतलब एक उर्दू की भाषा में भी बोला जाता है फर्जी। तो ये फर्जी ट्रांजैक्शंस होते हैं। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि बेनामी ट्रांजैक्शन किसको बोला जाता है। तो आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, मान के चलिए ए ने प्रॉपर्टी बेची बी को, और बी जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो बस प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसका कंसिडरेशन किसी थर्ड पार्टी से आ रहा है। तो वो जो थर्ड पार्टी कंसिडरेशन पे कर रही है वो उसकी बेनिफिशियल ऑनर है, लेकिन वो पिक्चर में नहीं आना चाहती। तो इसे क्या बोला जाता है? बेनामी ट्रांजैक्शन। क्लियर होगी बात। उसी के साथ अगर हम बात करें, कई बार ना शेम ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। अब ये शेम ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? ए ने बी को प्रॉपर्टी सेल करी और टाइटल ट्रांसफर ही नहीं करा। मतलब प्रॉपर्टी अभी ए के पास ही है, बस पैसा ले लिया और प्रॉपर्टी उसी के पास है, यूज भी कर रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाएगा? शेम ट्रांजैक्शन। क्या बोला मैंने? शेम ट्रांजैक्शन। अब देखिए यहां पे अगर बेनामी का मतलब समझे तो बेनामी का मतलब होता है गुमनाम, विदाउट एनी नेम। उसी के साथ व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट? द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज क्लियरली मेंशन कंप्लीटली बैन ऑन बेनामी ट्रांजैक्शन। पहले तो प्यार से समझाया जाएगा। सेक्शन 3 ने कहा बेनामी ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकते, लेकिन अगर बेनामी ट्रांजैक्शन आपने कर लिया तो बेटा सनम हम तो डूबेंगे लेकिन संग तुम्हें लेके डूबेंगे। प्रॉपर्टी तो जाएगी ही जाएगी। आपको मैं बता देती हूं, पहले इसमें ना कुछ इनएडिक्वेट प्रोविजंस थे। इनएडिक्वेट प्रोविजन मतलब पेनल्टी ज्यादा नहीं थी, सजा के प्रावधान नहीं थे। लेकिन अब जो है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्ट पिक्चर में आया। एक्ट ने कहा प्रॉपर्टी तो जाएगी ही जाएगी, प्रॉपर्टी तो कन्फिस्केट होगी, प्रॉपर्टी तो पूरे तरीके से कन्फिस्केट करेंगे। लेकिन साथ में सुनिए एक और काम होगा कि क्या आपको जो प्रॉपर्टी है ना उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 25% या उससे ज्यादा फेयर मार्केट वैल्यू जो है ना उतना फाइन भी देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको सजा हो सकती है, और उसी के साथ साथ जो आपकी प्रॉपर्टी है वो तो जब्त कर ली जाएगी। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि जब हम हमारे इनएडिक्वेट प्रोविजंस थे, फिर एडिक्वेट प्रोविजंस इसी वजह से आए। रीजंस ऑफ अमेंडमेंट यही थी कि यहाँ पे जो प्रोविजन जो थे वो स्ट्रिक्ट प्रोविजंस नहीं थे। अब इस एक्ट को मेंटेन करने के लिए हमने इनकम टैक्स ऑफिसर्स की मदद ली। इनकम टैक्स ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया एज ए IO इनिशिएटिंग ऑफिसर, एज ए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैंने 3 शब्द यहाँ पे यूज किए, पहला IO, दूसरा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और तीसरा हम इनिशिएटिंग ऑफिसर, और उसी के साथ एडमिनिस्ट्रेटर। अब मुद्दा ये उठता है कि ये सारा एक्ट किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। तो एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहले हम मना करेंगे कि आपको बेनामी ट्रांजैक्शंस नहीं करने, और दूसरा अगर बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ तो इनिशिएटिंग ऑफिसर्स जो हैं वो नोटिस देके रीजंस रिकॉर्ड करके उस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? अटैच करेंगे और उसको नोटिस देंगे कि भैया आप फटाफट बताइए प्रॉपर्टी क्या है, बेनामी और नहीं है तो रीजंस बताइए। तो इट मींस अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन बाय द बेनामी ट्रांजैक्शंस? तो यहां पे इन्होंने कहा अ ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर और हेल्ड बाय पर्सन एंड कंसिडरेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज पेड बाय अनदर पर्सन। ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और कंसिडरेशन दिया सी ने। कैसे ट्रांजैक्शन? जल्दी बताइए। बेनामी ट्रांजैक्शन। उसी के साथ साथ यहां पे अब एक और भी बात है, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर ये प्रोविजन लागू नहीं होता। इन केस ऑफ कर्ता, इन केस ऑफ फिड्यूशियरी कैपेसिटी, और उसी के साथ साथ इन केस ऑफ आपका एनी अदर केसेस हो सकते हैं। कई बार घर में जो है, मान के चलिए फादर ने अपनी वाइफ के लिए, फादर ने अपने बेटे के लिए प्रॉपर्टी खरीदी, पेमेंट जो कंसिडरेशन दिया वो फादर ने दिया और जो प्रॉपर्टी आई वो बेटे के नाम पे आई, तो यहाँ पे ये बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। उसी के साथ साथ फिक्टिशियस नेम पे एक्स ने वाई को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, वाई कौन है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कैसा ट्रांजैक्शन है? बेनामी ट्रांजैक्शन। बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब धीरे धीरे हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, सेक्शन 3 की कहानी समझते हैं। सेक्शन 3 ने साफ बोला, सेक्शन 3 ने कहा नो पर्सन शैल एंटर इनटू बेनामी ट्रांजैक्शन। कोई भी व्यक्ति बेनामी ट्रांजैक्शन में एंटर हो ही नहीं सकता। हमने कहा जी अगर एंट्री कर ली तो क्या होगा कि शैल बी पनिशेबल विद मिनिमम सजा
मे एक्सटेंड टू 3 years, मतलब 3 साल तक की सजा, और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। आगे, प्रोहिबिशन ऑफ राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी। एक और भी बात है कि आप उसके अगेंस्ट कोई केस या क्लेम भी नहीं कर सकते। उसी के साथ सेक्शन 5 में क्या बोला, प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी लायबल टू कन्फिस्केशन। सेक्शन 5 ने पावर दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर कोई बेनामी ट्रांजैक्शन होगा तो उसे कॉन्फिस्केट करेगी कौन, बताइए जल्दी से, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी के साथ रीट्रांसफर को मना कर दिया, तेज नहीं बनने का, ज्यादा होशियार नहीं बनने का, कि क्या, कि प्रोहिबिशन ऑन रीट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय बेनामीदार। इट मींस प्रॉपर्टी का रीट्रांसफर भी नहीं हो सकता। आगे इसमें कुछ ऑथोरिटीज आई, जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले पिक्चर में आया आईओ, इनिशिएटिंग ऑफिसर, जो कि नोटिस इशू करता है, सबसे पहले यही आते हैं। फिर अप्रूविंग ऑथोरिटी है, आईओ को जो भी काम करना है, अगर प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करना है तो वो किससे पूछना पड़ेगा, अप्रूविंग ऑथोरिटी से। अगर अटैचमेंट 90 दिन से ज्यादा कैरी ऑन करना है तो भी किससे पूछना पड़ेगा, अप्रूविंग ऑथोरिटी से। फिर पिक्चर में आता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का रोल कब आएगा, जब प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो जाएगी और किसके पास चली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं। ये तीनों ही अधिकारी इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, ऑथोरिटीज के पास सेम वही पावर है जो कि सिविल कोर्ट के पास होती है, और प्रोसीडिंग्स बिल्कुल वैसी चलेंगे, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स माना जाएगा। आगे यहां पे हम बात करेंगे, सबसे पहले सेक्शन 24 पिक्चर में आया। सेक्शन 24 में क्या क्या हुआ मैं बिल्कुल प्यार से समझा देती हूं। सेक्शन 24 में आईओ ने नोटिस भेजा बेनामीदार को, उन्हें रीजंस है, उनके पास मटेरियल इंफॉर्मेशन, उन्हें रीजंस रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा भैया ये ले नोटिस, इसमें तारीख लिखी है, इस तारीख को तू पेश हो, शोकोज नोटिस है, रीजंस बता दे कि प्रॉपर्टी बेनामी नहीं है। और अगर उसे लग रहा है भाई ये तो 420 करेगा कि क्या, कि ये तो प्रॉपर्टी को अपने से अलग कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में आईओ के पास पावर होती है कि आईओ उसी नोटिस से प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच भी कर सकते हैं। लेकिन आईओ प्रोविजनली अटैच करने से पहले अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूव कराएंगे, या फिर बीच में प्रोसीडिंग्स चल रही है, बीच में भी आईओ अप्रूविंग अथॉरिटी से परमिशन लेके प्रॉपर्टी को आदेश दे सकते हैं कि सर इसे प्रोविजनली क्या कर दीजिए, अटैच कर लीजिए। उसी के साथ साथ वो कुछ रिकॉर्ड्स बनाएंगे, रीजंस मंगवाएंगे। 90 डेज तक तो जो भी करना है वो आईओ करेगा। उसके बाद वो इस केस को ट्रांसफर कर देते हैं किसके पास, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जब जाएगा तो उससे पहले इन्होंने ये भी बताया कि सेक्शन 25 में इसकी मैनर बता देते हैं कि मैनर क्या, कि नोटिस सर्व कैसे किया जाएगा। तो देखो अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के पास, अगर फर्म है तो कर्ता के पास, अगर कंपनी है तो मैनेजिंग ऑफिसर्स के पास। तो ये मैनर ऑफ नोटिस है किसके नाम पे जाएगा। फिर एडजुडिकेशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी, सेक्शन 24 में आईओ ने केस को ट्रांसफर कर दिया, प्रोसीड कर दिया किसके पास, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जो केस आया है उसमें अगर प्रॉपर्टी पहले से ही अटैच है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक नोटिस सर्व करती है और उनसे बोलते हैं मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मुझे सारी इंफॉर्मेशंस चाहिए। अगर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे और प्रोसीडिंग के बेसिस पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दो नतीजों पे पहुंच सकती है। नतीजा नंबर 1 कि प्रॉपर्टी बेनामी नहीं है। अगर प्रॉपर्टी बेनामी नहीं है तो प्रॉपर्टी का अटैचमेंट रिलीज हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टी बेनामी है, ये प्रूव हो गई, तो प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कंटिन्यू रहेगा और अब जो प्रॉपर्टी है वो क्या की जाएगी, कन्फिस्केट की जाएगी। उसी के साथ फिर पिक्चर में हमारे सामने आएगा कन्फिस्केशन। कन्फिस्केशन एंड वेस्टिंग द बेनामी प्रॉपर्टी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पहले तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, आपको अपनी सफाई में अगर कुछ कहना है तो कह सकते हैं, एंड प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जितने भी राइट एंड टाइटल है वो भी किसके पास चले जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। 1 रुपया भी उनसे कंसिडरेशन नहीं लिया जाएगा, मतलब कंसिडरेशन के रूप में कुछ भी नहीं होगा, प्रॉपर्टी पूरे तरीके से ट्रांसफर होगी। कोई थर्ड पार्टी अगर राइट क्रिएट करेगा तो वो राइट भी क्या मान लिया जाएगा, नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा। उसी के साथ साथ आगे आप बढ़ोगे, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज कन्फिस्केटेड। तो ऐसी स्थिति में पिक्चर में आ जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हु इज एडमिनिस्ट्रेटर, बेसिकली इनकम टैक्स ऑफिसर्स ही होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है ना इस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करेंगे, इसका कैसे डिस्पोज ऑफ करनी है, क्या करना है, वो सारी पावर है उनके पास। इनके पास पावर होती है मैनेज करने की उस प्रॉपर्टी को। पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर ना अब इसका कब्जा लेगा, और ये कब्जा लेना बड़ा आसान काम नहीं है, क्योंकि कब्जा आसान काम इसलिए नहीं, जो प्रॉपर्टी में रह रहा होगा वो लेट लेट के रहेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरी जिंदगी भर की कमाई ले रहे हो ये वो। तो ऐसी स्थिति में एडमिनिस्ट्रेटर भैया पहुंच गया, एडमिनिस्ट्रेटर का मकान खाली करो, पोजेशन दो। ना जी मर जाएंगे यहीं, हमारे ऊपर से तुम्हें सब कुछ चलना पड़ेगा, हम यहीं लेट गए हैं। तो ऐसी स्थिति में वो पुलिस ऑफिसर ले डंडे, 2 डंडे लगेंगे और प्रॉपर्टी से बाहर। तो इनको कब्जा जो है वो किसको दिलवाया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर को। और
और यहाँ पे एक शब्द यूज किया, आप अगर लॉ में जो जो मैं बोलती जा रही हूँ वो सब लिखा हुआ है, तो फोर्सिबली टेकिंग ओवर पोजेशन, फोर्सिबली मतलब समझ रहे हो, विद द हेल्प ऑफ पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटर पुलिस के साथ जाएगा और क्या बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो, पुलिस ऑफिसर डंडे मार मार के उन्हें बाहर करेंगे और प्रॉपर्टी का कब्जा किसके पास दिलवाया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन एक बात यहां पे काम की है कि डायरेक्ट अटैचमेंट, डायरेक्ट जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, डायरेक्ट जो है पोजीशन नहीं होगा, उनके पास एक और अधिकार है, वो एटी के पास जा सकते हैं, एटी के बाद वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? एटी मतलब एपेलेंट ट्राइब्यूनल और फिर उसके बाद हाई कोर्ट। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल कोर्ट्स का भी गठन कर रखा है जहां पे प्रोसीडिंग्स की कार्रवाई की जाती है। ये था बच्चों शॉर्ट रिविजन आपके इस चैप्टर का, जिसका नाम है बीटी एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? चलिए बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।